2 क्लास में सिर्फ हमने हिंदी को पढ़ना कैसे वो समझने की कोशिश की। आज से हम हिंदी की शुरुआत करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? वर्ण विचार। देखिए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा बहुत जरूरी है। मनुष्य ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का निर्माण किया। भाषा के कई स्वरूप है, कोई मौखिक, कोई लिखित, बताओ ये कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। न ये लिखित है न ये मौखिक है। ट्रैफिक लाइट कभी देखी आपने सिग्नल पे? वहां उस लाइट को देखकर ही हम सिर्फ अंदाजा लगा लेते हैं कि हमको क्या करना है। इसका मतलब उस लाइट को पहले हमने समझा होगा, ग्रीन है तो जाना है, रेड है तो रुकना है। इसका मतलब ये कि ऐसी भाषा कौन सी है? संकेत वाली भाषा, सांकेतिक भाषा कहलाती है। लंबे समय तक किसी बात को अगर जिंदा रखना है कि हाँ उसने ऐसा कहा था, उसके लिए भाषा बहुत जरूरी है और इसके लिए लिपि जरूरी है। किसी भी भाषा के लिए क्या जरूरी है? लिपि, स्क्रिप्ट। आप लिखते हो और उस लिपि को निर्धारित कौन करता है? हमारे ही आस पड़ोस में रहने वाले वे लोग जिन्होंने कुछ सिंबल हमारे लिए बनाए होंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये कुछ चीज बनी हुई है वही बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। अल्फाबेट बनाए गए, जैसे अ बोल रहा हूं तो अ की ध्वनि को सुरक्षित रखने के लिए अ का कोई लिपि वर्ण ऐसे बना दिया, आ बना दिया, ई बना दिया। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो लिपि जो है किसी भी भाषा के लिए लंबे समय तक जीवित रखने के लिए लिपि बहुत जरूरी है। अब ये लिपि कैसे निर्धारित की गई है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? वर्ण पढ़ना पड़ता है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, वर्ण, वर्ण के बाद हम पढ़ेंगे शब्द, शब्द के बाद हम पढ़ेंगे वाक्य और वाक्य के बाद हम, ये 4 महत्वपूर्ण अवधारणाएं, हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। यूं पूछे तो वर्ण किसे कहते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में कोई उत्तर आता नहीं, रटा रटा है ज्ञान है, परंतु ऐसा नहीं है। वर्ण के लिए क्या बातें कही गई है, शब्द के लिए क्या कही है, यहां से प्रश्न निश्चित बनता है। और जो दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, हो सकता है कृषि पर्यवेक्षक की नहीं करे, इन फ्यूचर कभी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करे, कभी पटवारी का एग्जाम की तैयारी करे, और भी कोई एग्जाम जिसमें हिंदी के अंदर ये वर्ण विचार का पाठ्यक्रम होता है, वहां ये चीजें परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये बहुत बेसिक है और इसे समझना बहुत जरूरी है। और ये पूरी एक यूनिट है जो आगे अपने पढ़ने वाले। हम बात करें वर्ण के बारे में तो देखो, वर्ण को पढ़ने से पहले हमारे लिए एक और शब्द आ जाता है और वो आता है ध्वनि। ध्वनि, आवाज जिसे हम कहते हैं। मैं ये बोल रहा हूं ये ध्वनि है, लेकिन अभी इस क्लास में जो मैं बोल के चला गया, ये क्या बोला, इसको सुरक्षित रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? लिपि, लिपि जिम्मेदार है। अब उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्ण। ये हमें पढ़ने पड़ते हैं वर्ण के लिए। तो देखिए, जब भी कोई ध्वनि है, जैसे मैं बोल रहा हूं अ, आ, ये ध्वनि है, लेकिन इसे लिपिबद्ध करके इसे लिखा जाए, यानी कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने बोला अ, अब मैं इस अ को लिख रहा हूं ऐसे, इसका मतलब ये लिखा हुआ रूप है और ये वर्ण कहलाएगा। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। यानी वह ध्वनि जो एक ही निश्वास में जिसका उच्चारण हो जाए, दूसरा हमें प्रयास न करना पड़े, उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। जैसे क, ब, प, ल, च, आ, ई, ये सारी ध्वनियां, इसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण, वर्ण कहलाता है। अब ये वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से, व्यंजन कौन कौन से, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो स्वरों के लिए क्या कहा गया है, व्यंजनों के लिए क्या कहा गया है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हमें इतना पता होना चाहिए कि वर्ण के कितने स्वरूप हैं, यानी कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब 2 प्रश्न बनते हैं यहां पर, और वो प्रश्न क्या बनते हैं कि छोटी इकाई, छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अब इस प्रश्न को 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की
उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो उच्चारण के आधार पर तो कौन सी कहलाएगी? ध्वनि। ध्वनि हमेशा उच्चारण का विषय, ये याद रखें। और वर्ण लेखन का विषय, और वो आपको ये पूछे कि लेखन में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब आपका उत्तर क्या होगा? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। ये वर्ण कहलाता है। अब बात आती है शब्द की, तो फिर शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द के लिए कहा गया है कि वर्णों का सार्थक समूह। देखो मैं 2 शब्द काम में ले रहा हूं, एक तो ले रहा हूं सार्थक और एक बोल रहा हूं मैं समूह। समूह सार्थक को मैं टुकड़े करके पहले समझा देता हूं। यह स और इधर आ रहा है अर्थक। अर्थक का अर्थ है अर्थ वाला, स का मतलब है साथ, यानी कि जिसका कोई न कोई अर्थ है उसे सार्थक कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ ही न हो उसे क्या कहेंगे? निरर्थक। कई बार हम बोलते हैं अरे निरर्थक बातें मत करो, फालतू बातें कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है इसका, सेंसलेस है। तो सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो। अब बात ये आ रही है कि वर्णों के सार्थक समूह को, जैसे ये वर्ण है हमारा, यह क, ये एक और वर्ण है म, और ये एक और वर्ण है ल। ये वर्ण है और समूह है, देखो अलग अलग है वर्ण, ये वर्ण है। वर्णों का सार्थक समूह, अभी क प्लस म प्लस ल बराबर क्या? फसल, कमल। हाँ बेटा क्या जग रहे हो, सो रहे हो, तो पता तो पड़ेगा। हाँ, क प्लस म प्लस ल क्या बनेगा? कमल। अब आप देखिए, क्या इस कमल का कोई अर्थ है? क्या सभी जानते हैं कमल का अर्थ है? तो ये सार्थक है, ये डिक्शनरी में इसका कोई न कोई अर्थ है। जब किसी शब्द का शब्दकोश में उसका अर्थ निहित हो जाता है, अर्थ स्थापित हो जाता है, वो शब्द सार्थक होता है। जिसका कोई अर्थ ही नहीं है वो क्या है? निरर्थक। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है निरर्थक शब्दों का इतना प्रयोग करता है जिसकी कोई हद नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं है फिर भी हम उसे भाषा में काम में ले रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। जिसका कोई अर्थ ही नहीं है फिर भी भाषा में हम उसको काम में ले रहे हैं, वो निरर्थक है, वो सार्थक नहीं है। जैसे देखिए हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए, आते ही हम क्या कहेंगे? भाई साहब चाय वाय लोगे? चाय वाय। ये चाय तो समझ में आता है कोई लिक्विड है, दूध पानी शक्कर चाय पत्ती का उचित मिश्रण क्या कहलाता है? चाय। ये वाय क्या है? क्या अल्फाबेट में वो अंग्रेजी वाला वाय लेके जाएंगे? ये है चाय, ये है वाय, जिमो, ऐसा थोड़ी क्या? अब आप बताइए चाय वाय लोगे कि चाय का मतलब है, वाय का मतलब क्या है? कोई नहीं है। पर भाषा में चमत्कार लाने के लिए, लड़का बड़ा हो गया है तो माता पिता से कभी कोई रास्ते में मिल जाता ना, तो कोई लड़की वड़की देखी क्या शादी के लिए? लड़की तो समझ में आ रही है, वड़की क्या है? कोई लड़का वड़का देखा? लड़का तो समझ में आ रहा है, ये वड़का क्या है? कहते क्या ना? तो अपने दैनिक जीवन में हम कई बार इन अनावश्यक शब्दों का, यानी कि जिनका कोई अर्थ भी नहीं है और हम केवल इसका प्रयोग करते हैं, वो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक कहलाते हैं। कई सारे शब्द है, जैसे आप ये देखिए, ये है आमने और सामने। अब मैं आपसे सवाल करूं, इसमें सार्थक कौन है? आप बताओ सर। सामने। ये सामने का मतलब होता है, आमने का कोई मतलब नहीं है, पर हम बोलते हैं आमने सामने देखा करो। हाँ, जिंदगी में आप देखना कभी भी काम पड़ेगा ना तो हम आमने सामने, लड़का बैठे हुए एकदम आमने सामने, आप मेरे आमने सामने बैठे हैं, अपन बातें कर रहे हैं, आमने सामने ही है उसका घर पड़ोस में, ठीक है? इसका मतलब हमने इसका पूरा प्रयोग किया, हमने इस शब्द को इसके साथ रखा, पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है सामने। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। या यूं कहोगे आमने ये कौन आया? कभी यूं कहोगे क्या? नहीं कहेंगे। अब आप ये देखिए, मेरे आसपास एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, सब बड़े बड़े इंजीनियर हैं। तो आस और पास। अब मुझे बताइए इसमें सार्थक कौन है? इस आस का मीनिंग है क्या? नहीं है, पर हम कहते हैं आस पड़ोस में हमारा
रहने का तरीका इतना अच्छा नहीं है, सब लोग बहुत गंदगी फैला देते हैं, आस पड़ोस में हमारे बहुत कोचिंग हो गए, आस पड़ोस में पढ़ने वाले लड़के आ गए, तो हम आसपास, हमारे आसपास का वातावरण हमें बताता है हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो पास का मीनिंग है, आस का कोई मीनिंग है क्या? नहीं, पर फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? भाषा में चमत्कार लाने के लिए। पास कहेंगे तो मजा नहीं आता है, आस पास कहेंगे थोड़ा सुकून मिलता है, आमने सामने कहेंगे सुकून मिलेगा, चाय वाय कहेंगे तो सुकून मिलेगा। लेकिन कभी आपने देखा सिंगल प्रयोग में तुम आस आए, क्या तुम पास आए है? तो फिर आस का कभी प्रयोग किया आपने? नहीं किया। ये तो बात समझा रहा हूं मैं, इसका अड़ोसी पड़ोसी, बताओ इसमें कौन है अड़ोसी? कोई है ही नहीं, मीनिंग ही नहीं है अड़ोसी का। आपने ये भी सुना होगा अगल बगल, बताओ इसमें सार्थक कौन है? बगल। अगल का कोई मीनिंग है क्या? नहीं है, फिर भी हम तो बोलते हैं। इलियाना डिक्रूज गाती है, फटा पोस्टर निकला हीरो में, है पता हो तो, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूं, है ना? शाहिद कपूर पर फिल्माया गया गाना। बगल का मीनिंग है, अगल का कोई मीनिंग नहीं है। तो बात क्या आ रही है? बात यह आ रही है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब ये शब्द दो प्रकार का अर्थ के आधार पर, कौन कौन सा? सार्थक, निरर्थक। जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई अर्थ है। अब बात करते हैं वापस इकाई पर, भाषा की इकाई की। ये तो सबसे छोटी इकाई थी। अब ये पूछेंगे अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। क्योंकि अ कहने से क्या अर्थ निकल रहा है, लेकिन कमल कहने से अर्थ निकल रहा है। इसलिए प्रश्न बनता है, ये सारे आपको घुमाने वाले प्रश्न पूछेंगे, छोटी इकाई बड़ी इकाई, यहीं से अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब कैसे, देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दो वाक्य लिख दिए मैंने। कमल खिल गया और कमल आज जयपुर जा रहा है। ठीक है, यहां पर भी कमल है और यहां पर भी कमल है। इससे पहले वाली स्थिति को समझते हैं। कमल, इस कमल के कितने अर्थ होते हैं पहले वो समझते हैं। कमल का मतलब है एक फूल, सभी जानते हैं। और कमल एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम। आप कैसे डिसाइड करोगे कमल फूल के लिए कहा जा रहा है कि कमल व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है? इस बात को बताने के लिए वाक्य जिम्मेदार है। इसलिए भाषा की सबसे बड़ी इकाई व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन है? वाक्य। क्योंकि वक्ता के पूर्ण कथन की हमें प्रतीति हो जाती है वो क्या कहना चाह रहा है। तो कमल खिल गया में यहां कमल कौन है? फूल है, क्योंकि खिलने का धर्म तो फूल का ही होता है। और कमल आज जयपुर जा रहा है, क्या फूल जयपुर जा रहा है? तो फूल जयपुर जा रहा है, व्यक्ति। यहां कमल कौन है? अब आप बताइए कमल कब व्यक्ति बन रहा है, कमल कब फूल बन रहा है, ये हमें कौन बता रहा है? वाक्य बता रहा है। इसलिए विचार विनिमय के आधार पर, संप्रेषण के आधार पर, या फिर व्याकरण के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन है? वाक्य। यहां तक बात समझ में आ गई है? वापस रिवाइज कर लेते हैं, जो देर से जुड़े हुए हैं वो भी थोड़ा समझ लेंगे। वर्ण का मतलब यह है कि वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेखन में कौन सी है और उच्चारण में कौन सी है? ध्वनि। उच्चारण में कौन सी है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर कौन सी है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से?
शब्दकोश में जिसका अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं हो। अगर परीक्षा में पूछे चाय वाय में निरर्थक कौन है, क्या कहोगे? आमने सामने में निरर्थक कौन है? आमने। अगल बगल में कौन है? इसका मतलब अपने दैनिक जीवन में हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ नहीं है, लेकिन भाषा में आनंद लाने के लिए, थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए हम उनका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं पद। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते। देखिए, पद एक अनेकार्थक शब्द है। पहले इसको समझना जरूरी है कि शब्द का मतलब क्या है। पद, देखिए आप तैयारी किसकी कर रहे हो? सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। आपको पता है इंग्लिश में कोई भी पद होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई प्रिंसिपल की पोस्ट पे है, कोई एचएम की पोस्ट पर है, कोई लेक्चरर की पोस्ट पर है, कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है, ये पद है। एक इसका मीनिंग बता रहा हूं। पद का मीनिंग है पोस्ट यानी ओहदा। उसे क्या कहा जाता है? ओहदा। उसे ओहदा शब्द कहा जाएगा। ये पद का मीनिंग। पद का मीनिंग एक और है पैर, चरण। पैर, पद का मीनिंग कैसे देखिए? पदचाप, पैरों की आवाज। रात की 12 बजे उसके घुंघरुओं की पदचाप हमें सुनाई दी। घुंघरू बज रहे हैं और पैर धमड़ धमड़ चल रहे हैं। फिर कभी वो पता है, कभी कभी 80-70 साल जिनके हो जाते हैं, जो चल नहीं पाते, सीसीटीवी कैमरे घर के, अर्थात बुजुर्ग लोग, वो बैठे रहते हैं और फिर अंदाजा लगाते हैं, अच्छा अब गेट खुला है, अब किचन में गई है, अब वो चाय बना रही है बहू, अब सीढ़ियों से उतर रही है, और फिर बासा तैयार हो जाएंगे। रख दीजिए। आप अंदाजा लगा लेते हैं पाँव के चलने से। शेर वगैरह जानवर होते हैं जंगल में, वो किसी के चलने मात्र से पता लगा देते हैं, गांठ लगा करके बैठते हैं। इसका मतलब उनको इतना विवेक होता है, इतना ज्ञान होता है कि चलने से। कई बार क्या होता है, हम किसी की आवाज से इतने परिचित हो जाते हैं, वो भले हमें दिखाई नहीं दे, लेकिन उसकी आवाज से ही हम कह देंगे ये बोल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी बार बार हमने आवाज सुन करके अपने आप को वैसा बना लिया। वैसे पैरों की आवाज जो होती है, पदचाप उसको कहा जाता है। पद यानी पैर या चरण। पद का मतलब होता है कवितांश। पद का मीनिंग क्या होता है? कविता के अंश। कभी पढ़ा हो कबीर के पद, सूरदास के पद, 6ठी 7वीं से लगा करके 10वीं तक वो पद आते हैं। कबीरदास जी के पद, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे मस्जिद नामे काबे कैलाश में। ऐसे वो जो बातें कही गई है वो पद है, कविता की पंक्तियां, अर्थात उन्हें कवितांश। पद का मीनिंग क्या होता है? कवितांश। पद का मतलब पैर, पद का मतलब ओहदा यानी पोस्ट, ओहदा, ओहदा। ओके, ये 3 अर्थ हैं अभी। अब बात ये आ रही है, हम पद की बात कर रहे हैं, वो कौन सा पद है? वो थोड़ा अलग है। अभी थोड़ी देर पहले एक वाक्य लिखा था, कमल खिल गया। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, वो अपना पद ले लेता है। जैसे कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप बैठे हुए जो भी हो, आप एक सामान्य नागरिक, सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में हो, लेकिन जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाओगे, आपको अपना पद मिल जाएगा। आपका परिचय आपके पद से होगा। रामलाल कृषि पर्यवेक्षक भिलवाड़ा, उसकी पोस्ट हो गई, वो उसका परिचय हो गया। तो कमल एक स्वतंत्र शब्द था, डिक्शनरी में कहीं पढ़ा हुआ था, शब्दकोश में। हमने उसको उठा करके वाक्य में पिरो दिया, वाक्य में परोस दिया। अब ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लिंग, वचन, काल, इसके आधार पर इसका क्या हो रहा है? परिचय निकाला जा रहा है। तो जब कोई, सीधी सी बात है, जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में अगर प्रयुक्त हो जाए तो वो पद कहलाता है। अभी यहां पर देखिए, मैं सिर्फ कमल लिख रहा हूं, तो ये पद नहीं है, ये शब्द है। लेकिन कमल खिल गया में आपसे अंडरलाइन करके पूछे कमल क्या है, वो पहला ऑप्शन आपको यही देगा। तब हमें तो सर ने पढ़ाया था, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द। और पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? शब्द। ठोको, यही सही है।
फाटा सही है, गलत। आई बात समझ में? वापस आते, चलिए। तो पद के लिए क्या बात कही गई है? जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में, वो कहां से आई, किधर से आई है? तो देखिए 4000 ईस्वी वर्ष पूर्व से संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी जिसे कहा गया, वो कौन सी है? संस्कृत। ये एक लंबी यात्रा रही है। हमारी हिंदी भाषा का जो विकास क्रम रहा है वो कैसे रहा है? तो सबसे पहले जो भाषा आई वो थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद जो भाषा आती है वो आती है पाली, और पाली के बाद जालोर, ये वो नहीं है, हाँ भाषा है। पाली के बाद जो भाषा आती है वो आती है अपभ्रंश। कौन सी भाषा आती है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद आज जो वर्तमान में बोली जा रही है वो कौन सी भाषा है? ये विकास यात्रा है। तो परीक्षा में आपसे ऑप्शन में पूछेंगे हिंदी की विकास यात्रा, अब वो प्रश्न बनाएंगे ऐसे ए बी सी डी, सही क्रम कौन सा है? तो पहले संस्कृत के बाद यहाँ अपभ्रंश और पाली लिख देंगे। देखो बनाने वाला पेपर कैसे भी बनाएगा, यहाँ पाली संस्कृत अपभ्रंश हिंदी लिख देंगे, या फिर अपभ्रंश संस्कृत पाली या हिंदी लिख देंगे। कैसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है, इसलिए हमें सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो सबसे पहले कौन सी भाषा? संस्कृत से, पाली से, अपभ्रंश से। ये आपके पार्ट नहीं है, इस पर मैं ज्यादा गहराई पे नहीं जाऊंगा। अपभ्रंश में कौन कौन से साहित्य लिखे गए और हिंदी में ये कब से इसका आरंभ होता है, ठीक है। पाली और अपभ्रंश में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, बौद्धों की भाषा कौन सी थी, ये पूरा हिंदी साहित्य का मामला हो गया। इस पर अपन ज्यादा गहराई से बात नहीं करेंगे। एक बात तो ये होगी। अब हमारी जो भाषा ये है हिंदी, इसको बोलने के लिए हम किस विकास यात्रा से निकलते हैं? तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ध्वनि। ध्वनि जब लिखी जाती है तो वो क्या है? वर्ण। वर्ण जब लिखे जाते हैं तो वो क्या है? शब्द। और जब शब्द पूरे हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे? वाक्य। और वाक्य के बाद क्या हो जाएगा? नहीं, यही गलती करने वाले। मैंने अभी आपको एक बात कही थी, शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तब पद कहलाता है। इसको देखो इधर, यहां पर आइए, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। तो फिर पद का स्थान कहां पर है? क्या वाक्य के बाद पद आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। कैसे आएगा? पद तो कब बनता? पद का अस्तित्व वाक्य में। पद का अस्तित्व कहां है? वाक्य में। इसलिए ये श्रृंखला में नहीं आ सकता, ये समानांतर चलता है। और समानांतर कहां चलेगा? यहां पर। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाए तो वो शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। वाक्य के बाद कभी पद नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। तो पेपर सेटर आपको फंसा सकता है, क्योंकि सर ने 4 बातें लिखी थी, तो हो सकता है वाक्य के बाद पद ही आता होगा। नहीं आता, हम पद यात्रा ही करते रह जाएंगे, फिर माता देखते रहेंगे मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अब की बार तो वैष्णो देवी आऊंगा पद यात्रा करते करते, यहाँ पद हमें यात्रा करवा रहा है ना। पैदल यात्रा कहते ना, वही पद यात्रा। तो वाक्य, फिर वाक्य के बाद क्या आता है? वाक्य के बाद आता है अनुच्छेद। क्या आता है? और अनुच्छेद का मीनिंग है पैराग्राफ। एक वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य मिल करके क्या बनाता है? पैराग्राफ बनाता है। और एक अनुच्छेद, फिर दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, पैराग्राफ मिल करके एक अध्याय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और उसी को हम बोलते हैं पाठ। एक अध्याय या पाठ। और एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, यूं बात करें तो पूरी पुस्तक बन जाएगी। और बहुत ज्यादा ही अध्याय है तो एक प्रकार से क्या बन जाएगा? ग्रंथ बन जाएगा। अब आया समझ में आपको? तो सबसे पहले क्रम क्या आएगा? ध्वनि के बाद, वर्ण के बाद, शब्द के बाद, वाक्य के बाद, अनुच्छेद के बाद, अध्याय के बाद। बात समझ में आ गई? अभी तक हमने जो बात कही है वो 4 बातें की है। तो अब अपनी कॉपी में शुभारंभ करें।
दिनांक लिखें और हेडिंग डालिए हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। या संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पिंकी कुमावत, बहुत बढ़िया। विकास जी कितना लिखा दिया, कुछ अभी ज्यादा लिखा है नहीं, अब लिखाएंगे। सुपरवाइजर में क्या काम पड़ता है, क्या कह रहे हो? अभी बहुत काम पड़ेगा सुपरवाइजर बनने के लिए, बहुत कुछ सीखना हमें, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालिए हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये हमारा टॉपिक है, हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। अब ऊपर से नीचे नंबर डाल दीजिए 4, 1 2 3 4। सबसे पहले लिखे वर्ण, बाद में लिखे शब्द, फिर वाक्य और फिर पद। हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। अच्छा, किट्टू जी कह रहे सुपरवाइजर में क्या काम करना पड़ता है? सुपरवाइजर में क्या काम करना पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब सुपरवाइजर तो बहुत सारे होते हैं, सुपरवाइजर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक। कृषि पर्यवेक्षक वो होता है जो खेती बाड़ी यानी खेत खलियान सरकार की योजनाओं को पहुंचाता है, बीज है, खाद्य है, और भी बहुत सारी बातें हैं, पशु के बारे में, दुग्ध के बारे में, उत्पादन के बारे में, उन्नत बीजों के बारे में, बहुत सारी आपके पाठ्यक्रम में अलग अलग टीचर है जो आपको पढ़ाएंगे। मतलब ये दुग्ध उत्पादन कौन पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, आपके हाँ जो भी है, तो आपका पाठ्यक्रम है। और उन सबको पढ़ने के बाद एक सरकारी नौकरी मिलती है जो इन कामों को करने के लिए, जिस प्रकार एक शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, एक डॉक्टर का काम चिकित्सा करना होता है, इलाज करना होता है, ठीक इसी का ये विशेष तौर से खेत खलियान और यूं कह सकते हो जो किसान है उनसे सीधा कांटेक्ट रखते हैं, उनसे सीधा संबंध रहता है इनका। सरकार की योजनाओं को सीधा लाभ किसानों को कैसे मिले, उन पर उन सब का पर्यवेक्षण करना, उन सब का सुपरविजन करना, उन सब पर ध्यान रखना, ये एक प्रकार की पोस्ट है जो सरकार निकालती है। और इसमें जिसके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होती है 11th और 12th में, वो इसमें अप्लाई करता है। क्लियर है? चलिए, तो हम बात कर रहे थे वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। अब इनमें से एक लाइन छोड़ करके हेडिंग डाल दीजिए वर्ण। अब मैं इस वर्ण के बारे में पढ़ा रहा हूं, वर्ण की परिभाषा भी लिखाऊंगा। वर्ण, ओके। चलिए, तो लिखिए, अब इसमें परिभाषा लिखिए आप लोग। वह ध्वनि, वह ध्वनि, देखिए मात्रा में ध्यान रखें, ध्वनि, ये ध्वनि में मात्रा छोटी आती है और आप लोगों को पता होना चाहिए। फेमस सिंगर है ध्वनि भानुशाली, नाम सुना? नहीं सुना? वो गाना आया था ले जा रे, वो गाना गाया हो, किसी ने सुना हो? वो ध्वनि नहीं गाया, वो किसने गाया? ध्वनि ने गाया। हाँ, हम कहाँ आ गए? तो लेके वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए, वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए, उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ये क्या कह रहे हैं बच्चे? सर आप कौन सी प्रोटीन लेते हैं? ये क्या भाई? हाँ जी, क्या मतलब है? मैं समझा नहीं इसका। सैलरी बेस लास्ट क्वेश्चन, सैलरी ये तनख्वाह कितनी मिलती है? ये तनख्वाह तन खा गई, तनख्वाह तन खा गई। तो सैलरी का तो मुझे पता नहीं है कितनी मिलती है। हाँ, शिक्षा विभाग में कहो तो बता देते हैं, क्योंकि हम तो उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर एक सरकारी शिक्षक बनते हैं तो 23,700 रुपए प्रोबेशन पीरियड में मिलते हैं फर्स्ट में, 3rd ग्रेड टीचर को,
और फिर उसके बाद जैसे सिलेक्शन कंप्लीट पूरा हो जाता है, प्रोबेशन पीरियड 2 साल पूरे हो जाते हैं, और फिर उसके बाद सीधे 50,000 की श्रेणी में आ जाते हैं। बिल्कुल, ये थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूं। बाकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तो तनख्वाह 60, 70, 80, 90 लाख तक चली जाती है, और 5-6 साल में व्यक्ति लाख रुपए तक पहुंच ही जाता है। डीए, एचआरए वगैरह खूब सारी तनख्वाह मिलती है। इसलिए आज की तारीख में अच्छी तनख्वाह देती है सरकार, और उसके अनुसार काम भी होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। ठीक है, चलिए तो बात कर रहे हैं, पहले नौकरी मिले, तनख्वाह तो वैसे मिल ही जाएगी, तो पहले नौकरी तो प्राप्त करें। हाँ, हम वर्ण की क्या बात कर रहे थे कि वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए, उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। जैसे उदाहरण लिखे, अ, आ, क, ख आदि। अ, आ, क, ख आदि लिख लिया। अ, आ, मैं बोल के बता रहा हूं, आप लिखो, देख बोले अ, आ, क, ख आदि लिख लिया सभी ने। अब मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, और आप सोच लेना जब भी मैं पोडियम से नीचे उतर रहा हूं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। तोड़ दरवाजा। शाबाश, शाबाश। कहां से आए हो? आओ, क्या बात है। बारिश खूब हुई इस बार उधर? बहुत बढ़िया, आप जिंदा हो, मुझे अच्छा लगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात कर दी। मतलब कॉपी दिखा एक बार। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे कुछ आपको देना सिखाना। ओ शाबाश, क्या बात कर दी, मजा आ गया। हाँ, क्या हिंदी, हिंदी कब तक पढ़ी? 10 बजे तक, 12वीं तक। चलो देखिए, अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आओ एक बार। हाँ, वापस हो। आपसे सवाल ये है, ऑप्शन सवाल क्या है कि मुझे खाना खाना है, इसमें से सही कौन सा लिखा हुआ है आप राइट करें अपनी कॉपी पर। बोलना नहीं है, सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूं आज इस प्रश्न का उत्तर तो सबका राइट होना चाहिए। ठीक है, उत्तर राइट करिए, मुझे खाना खाना है, इसमें सही कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएं, और कौन सा राइट है देखो। शाबाश, शाबाश, शाबाश। पता है सारे, यार प्रश्न लिखने की क्या जरूरत है, इतने सारे, खाली एबीसीडी ठोकनी है। हाँ, और शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए सही आंसर इसमें क्या होगा, मुझे खाना खाना है। ये किस किसने लिखा है? ये किसने लिखा? सही है। ये किसने लिखा? ये बिल्कुल इस गलत, और ये भी गलत। अब सुनो सुनो सुनो, अब देखो मैं आपको जो सिखा रहा हूं वही तो। ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि मैंने आपकी कॉपी में जो देखा ना, मुझे चक्कर आ गए। वो क्या था वो बताऊंगा। मैंने कहा मुझे खाना खाना है, ये खाना नहीं है, ये रवाना है। अब मैंने आपको हिप्नोटाइज किया, मैंने गलती तो यहां की है, और जानबूझ के यहां फंसाया आपको। आप उलझ गए मात्रा में कि छोटी बड़ी छोटी बड़ी।
इधर तो अपना ध्यान जा ही नहीं रहा। अरे ये खाना नहीं है, रवाना है। तो फिर ख कैसे लिखते हैं? अब यही तो मरण है, कभी तक ख नहीं सीखे हम। और ये है ख, ये ख है और हम लिख रहे हैं रव। हम खाना लिख रहे हैं, रवाना लिख रहे हैं, यही पता नहीं। अब आप सोचिए, अगर इस तरीके से अगर आप ख लिखना सीख गए तो कितने बड़े दोहे का सत्यानाश करके आओगे। हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े रवड़े, पता ही नहीं लगेगा। हाँ? हाँ? कि गुरु गोविंद दो खड़े, हम लिख रहे हैं रवड़े। अच्छा बताओ, मैं क्या गलत बात बता रहा हूँ? कब? इसलिए खड़े। अभी तो केवल एक ही बात सिखाई, अब दूसरी बात जो गलती की है वो बता रहा हूं। हमारे महान दार्शनिक महोदय विराजमान है पीछे, उन्होंने कितनी बढ़िया आंसर लिखा, वो भी बताता हूं मैं क्या गड़बड़ी हुई। एक्चुअल में क्या है, आप लोगों की गलती नहीं है। एक्चुअल में आप लोगों ने हिंदी इस तरीके से पढ़ी नहीं, गंभीरता से नहीं पढ़ी, बस जो पढ़ाया दिया गया हुए। और हम डरते थे, सच बात बता रहा हूं, बुरी लगेगी आपको। डरते किस बात से थे? अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो उसे भी बुरा ना मानना चाहिए, तो हिंदी मीडियम से है वो तो बुरा मानेगा ही नहीं। बात क्या वो बता रहा हूं। हम उस विषय अध्यापक से हमेशा डरते आए जो हमारी गलतियां निकालता। हिंदी वाले मैडम हो या सर हो, जब उनके पास अपनी कॉपी जाती थी और वो जलेबियां जब कॉपी में बनती थी, गोले जब बनते थे लाल पेन से, हम उससे बचे, अरे मेरी कॉपी यार लाल लाल हो जाएगी। तो मौके को देखते थे, मैडम के पास कॉपियां चेक होने के लिए ढेर जा रही है, उस ढेर के बीच में अपनी कॉपी रख देते कि नहीं, सबसे ऊपर रहेगी, बहुत सलीके से चेक करेगी मैडम कॉपी या सर, अपन बीच में रख देते हैं। फिर क्या, मैडम जब कॉपी चेक करने बैठती है, 1 देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4, और बेल बजने का टाइम आ गया, 10 मिनट भी नहीं बचे, 5 मिनट, फिर मैडम की रावलपिंडी एक्सप्रेस स्टार्ट होती है। और ऐसी स्थिति में अपनी कॉपी बिना किसी गलती के सही हो जाएगी और हम खुश हो जाएंगे, और कॉपी में आज तक कोई गलती नहीं आई। हमने अपनी कॉपी की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए हमने कितना बलिदान तो दिया, लेकिन हमने कितना अपना स्वयं का नुकसान किया। अब बात समझ में आई? अब मैं आपकी आज दिन तक जो आपने हिंदी पढ़ी है, मैं हर बार जब भी कोई बात कहेंगे तब मैं तुरंत आपकी कॉपी को देखने आऊंगा कि गलती कहां हुई है। मेरा उद्देश्य सिर्फ कोर्स करवाना ही नहीं, मेरा उद्देश्य है एक परिष्कृत और परिमार्जित और शुद्ध हिंदी पढ़ के जाओ, ताकि आप व्यवहारिक जीवन में भी उसको शुद्ध लिखो। केवल यहां तक ही नहीं, हो सकता है जीवन में कभी किसी जगह पर ये हिंदी का ज्ञान काम आ जाए और उस समय आपको अच्छा लगेगा कि नहीं यार, मेरी उस समय मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, पर अब मेरी हिंदी अच्छी हो गई। और बार बार अगर गलती करेंगे और उसे हम सुधार करेंगे, वो शब्द हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हम उसे इग्नोर कर लेंगे, नजरअंदाज कर देंगे, तो फिर वो हमेशा के लिए हमारे पास स्थायी हो जाएगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गलतियां, जैसे मैं कह रहा हूं कुछ तो गड़बड़ है दया, तो इसका मतलब उसे संभल जाइए, हाँ यहाँ कुछ न कुछ होने वाला। वो क्या गड़बड़ी थी वो बता रहा हूं। देखिए, मैंने आपको कहा अ आ क ख आदि, तो देखिए ये आदि शब्द है, ये सिखा रहा हूं आज मैं आपको, ये सारी बातें सिखा के जा रहा हूं, कल आके पूछूंगा। आदि, आदि, आधि, आधि, व्याधि, कुछ शब्द है ये 5 शब्द हैं। अब इस पे सबसे पहले बात करते हैं आदि। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेट्रा, एटीसी, जैसे वगैरह। मैं बाजार गया, नींबू, संतरे, फल, पेंसिल आदि लेकर के आया। जब हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ किसी के बारे में बताते हैं, तो
तब हम किसका प्रयोग करते हैं? आदि का। आदि, इसका मीनिंग है ये। आदि का मतलब होता है वगैरह, ये बस। इस आदि का मतलब एक और होता है, प्रारंभ। जैसे मैं ये कहूं आदि काल से ये परंपरा चली आ रही है, प्रारंभ काल से, तब आदि में मात्रा कैसी आती है? छोटी आती। और इस आदि का मतलब क्या है? इस आदि का मतलब है अभ्यस्त, और अभ्यस्त का मतलब होता है आदतन या आदत में आ जाना। कोई व्यक्ति झूठ बोलने का आदी है, कोई व्यक्ति लेट उठने का आदी है, कोई व्यक्ति गाली देने का आदी हो जाता है, कोई पढ़ाने का आदी हो जाता है, कोई इलाज करने का आदी हो जाता है। इसका मतलब वो चीज आदत में आ चुकी है, वो उसका अभ्यस्त हो चुका है, उसे कहते हैं आदि। अब उदाहरण मैंने लिखा है क ख ग आदि, और उसने लिख दिया आदि, बस यही तो गलती कर दी। यहां मात्रा छोटी नहीं आएगी, यहां बड़ी नहीं आएगी, यहां मात्रा कैसी आएगी? छोटी, क्योंकि हम उदाहरण बता रहे हैं क ख अ आ आदि, गलती नहीं करें। फिर इस पर बात करें, आदि और आदि। इस आदि को पहले समझा रहा हूं। इस आदि को समझाने से पहले एक शब्द सिखाता हूं। क्या लिखा है? आधा, यानी 1/2। आधा कमरा भरा हुआ है और आधा कमरा खाली है। ये जो आधा का अर्थ है 1/2, इसी का स्त्रीलिंग रूप आदि कहलाता है। यानी कि इसको यूं कह सकते हो, आधा का स्त्रीलिंग। आधा का स्त्रीलिंग क्या कहलाता है? जैसे आदि आबादी ये समझती है, महिलाओं का दिमाग घुटनों में होता है। इसका मतलब, मैं उदाहरण बता रहा हूं, यूं होता नहीं है। वो तो बहुत तेज होती है, महिलाएं तो बहुत तेज होती है, हम तो कुछ भी नहीं है, उनके चरणों की धूली मात्र भी नहीं है। महिला शब्द ही खतरनाक है, महिला, जिसको कोई हिला नहीं सकता। हाँ, ये देखो, हाँ मैं बता रहा हूं कितना खतरनाक शब्द है ये। और अपन ये सोचते हैं इनको सम्मान देना चाहिए। यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इसलिए नारी सशक्तिकरण पर बात करें, नारी को सम्मान देने की बात करें। पुरुष तो बेचारा कब से प्रताड़ित है। हाँ, अब आप सोचिए, नारी को भगवान ने शक्ति दी है, भगवान तक नारी से डरते हैं, इसलिए नारी को उच्च स्थान दिया। अब आप देखिए सीताराम, उसमें सीता पहले और राम, नारी का स्थान कितना आगे है। आप सोचिए, पुरुष तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। राधा कृष्ण, बताइए कृष्ण से पहले कौन है? और गौरी शंकर पहले कौन है? लक्ष्मी नारायण पहले कौन है? भगवान तक भी महिलाओं को, स्त्रियों को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी पत्नी को भी पहले ला करके बैठा, इतना महत्व। अब आप सोचिए, ये नर है और ये नारी। नर बिना मात्रा का बापड़ा, कोई मात्रा ही नहीं है, और नारी आ और ई की मात्रा। देखिए नर से नारी भारी है, दो मात्राएं, इसके तो मात्रा भी नहीं है नर के। ये बेबस लाचार सा है ना। और ये नर आप देखिए, किसी से जब विवाह करता है तो ये कौन होता है? पति। और ये नारी उसकी क्या बनती है? पत्नी। मैं मात्रा का फंडा समझा रहा हूं, देखिए पति मात्रा कैसी है? चाय पत्ती जैसी हालत होगी, बहा पड़ेगी। और ये कौन है? पत्नी किसे कहते हैं? जो पति पर तनी रहे। ये नहीं है, इसका मात्रा कैसी इसकी? बड़ी है, ये ध्यान रखना। ये पति और पत्नी जब आपस में मिलते, दोनों के जोड़े को कहते हैं दंपति। क्या कहते हैं इसको? दंपति। दंपति याद रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और आरपीएससी दोनों में पूछा गया है, दंपति की मात्रा पूछी गई है। पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं? ऐसी पत्नी जो पति का दम निकाल दे, इसकी अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं है, ये ध्यान रखना। दंपति, पति पत्नी के जोड़ी को क्या कहते हैं? दंपति, ये ध्यान रखना। और ये पति जब शादी करने जाता है, उससे पहले ये कौन है? वर है, बिना मात्रा का। लेकिन ये पत्नी उसकी क्या है? वधू। मात्रा कैसी है? जब किसी के घर में जाती है तो ये क्या बनती है? बहू। तब मात्रा कैसी है? जब ये जन्म लेता है तब ये कौन है? मात्रा कैसी है?
और ये जब जन्म लेती है तो क्या बनती है, और यही पुत्री क्या बनती है, सब में मात्रा कैसी है, बड़ी है। शादी होने के बाद ये पत्नी क्या कहलाती है, बेगम। क्या कहलाती है, बेगम। बे यानी रहित, गम, गम से रहित हो जाती है। सारे गम पत्नी को दे देती है, पति को देती है। और हाँ, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, आईलाइनर, ये वगैरह सब तुम ला करके दोगे, है ना। पत्नी के लिए सब कॉस्मेटिक आइटम, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग जो किया जाता है, वो बेबस, लाचार, ये देगा। कौन देगा, पति देगा। किसको, पत्नी को। इसलिए पत्नी को बेगम कहा जाता है, बेगम, गम रहित हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक जगह पर स्थिति अलग है, और वो स्थिति क्या है, ये सारे अधिकार आफ्टर मैरिज हैं, यानी कि शक्ति हस्तांतरण। और अब आप देखिए, सरमाइशी कौन है, तब तो मात्रा छोटी है ना, शादी नहीं हुई है और उसको पता नहीं है, इसलिए इसकी मात्रा कैसी है, लेकिन उसको पता नहीं है ये सारे अधिकार मेरे से हथियाने वाली है। कौन, ये कुछ टाइम के लिए ये दुल्ला, उसके बाद तो चूल्हे में मरेगा बापड़ा, है ना। तो देखिए, इसलिए महिलाओं को बहुत महत्व दिया गया। खैर, हम तो कहाँ बात कर रहे थे, बात कर रहे थे आदि। तो आदि स्त्रीलिंग रूप है आधा का, और अब बात करते हैं आदि। इसका मीनिंग है मानसिक रोग। मानसिक रोग, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा शब्द युग्म में, खाली अर्थ जानना जरूरी है। और व्याधि का मीनिंग है शारीरिक रोग। शारीरिक रोग, जैसे चिंता किस प्रकार का रोग है, मानसिक रोग है। और पोलियो, अब बात समझ में आई। आदि और आदि दोनों में अंतर है। आदि का मतलब है मानसिक रोग, और आदि का मतलब होता है आधा का। तो देखिए, मैंने बातों बातों में इतने सारे शब्द बता दिए। आदि यानी वगैरह, प्रारंभ, आदि यानी अभ्यस्त, आदि यानी मानसिक रोग, आदि और व्याधि। क्लियर हो गया। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले वर्ण की, और वर्ण की परिभाषा लिख रहे थे, और परिभाषा पर बात करते थे। यहां आ जाइए वापस। तो ये आएगा, देखो, अ, आ, क, ख। उदाहरण लिख लिया। चलिए, अब एक नोट लिखिए इसी के नीचे। नोट लिखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। लिखिए। क्या लिखा है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ऊपर से नीचे लिख दीजिए। पहले नंबर पर डालिए स्वर, और दूसरे नंबर पर व्यंजन। स्वर में तो सिर्फ अ, कौमा, आ लिख दो, ऐसे बिंदी कर देना। और व्यंजन में क, ख ऐसे लिख दो, बस। लिख लिया। अब इसको भी थोड़ा समझिए। देखो, हर शब्द के कितने अर्थ निकलते वो समझा रहा हूं। मैं ये कहूं, मेरे पिताजी नाना प्रकार के व्यंजन बनाना जानते हैं, तो क्या कख बनाना जानते हैं? इसका मतलब बात अलग है। व्यंजन पकवान को कहते हैं, जलेबी, रसगुल्ला, है ना, जलेबी, फाफड़ा वगैरह, ऐसे बर्फी। तो कोई व्यक्ति हलवाई है और उसका बेटा कहीं स्कूल में पढ़ रहा है, और उससे पूछा गया आपके पिताजी क्या करते हैं, तो वो कहता है कि मेरे पिताजी नाना प्रकार के व्यंजन बनाना जानते हैं। तो व्यंजन तो हमारे इधर क, ख, ग आदि होते हैं, तो वो थोड़ी बना रहे। इस व्यंजन का मतलब पकवान है। और अब यहां व्यंजन की बात कर रहा हूं, गुरुजी आज व्यंजन पढ़ा रहे हैं, तो क्या जलेबी रसगुल्ले पढ़ा रहे हैं? तो फिर इसका मतलब है क, ख, ग पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। तो व्यंजन के अलग अर्थ हो गए, अलग अलग दो। व्यंजन का मतलब पकवान भी होता है, व्यंजन का मतलब वर्णमाला के वर्ण क, ख, ग आदि भी होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अगला नोट लिखिए इसी के अंदर, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है।
लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेखन के, रविंद्र सैनी जी बोलते हैं, पंखा भी कहते हैं। नहीं बेटा रविंद्र जी, थोड़ा सा आप वो गलत चले गए हैं। ये वो इस पे आते, एक मिनट बा, ये है व्यंजन और ये है व्यजन। अब मैं एक मिनट कमेंट पढ़ लेता हूं। रविंद्र जी बोल रहे हैं पंखा भी कहते हैं, पंखा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, पर पंखा व्यजन को कहते हैं। और एक शब्द होता है विजन। ये देखिए 3 शब्द। और रविंद्र जी को धन्यवाद है कि कम से कम उन्होंने एक सवाल करके आपके लिए 3 शब्द नए सिखा लिए। व्यंजन का मतलब होता है पकवान, क ख ग आदि। और व्यजन, व्यजन का मीनिंग होता है पंखा। व्यजन, बिंदी नहीं है इस पर। व्यजन, व्यजन डुलाती थी वो व्यजन डुलाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। बहुत अच्छी कविता है, कभी पढ़ी हो। यमक अलंकार का बहुत सौंदर्य उसमें चित्रण दिया गया है। और विजन, वी यानी रहित, जन यानी लोग, जहां कोई भी लोग नहीं रहते हो, एकांत यानी शमशान घाट, कोई नहीं रहता वहां। हाँ, तो विजन, विजन का मतलब वो इंग्लिश वाला विजन नहीं। आपका विजन क्या है वो अलग है। ये मैं विजन की बात कर रहा हूं, हिंदी वाले विजन की। इसका मतलब है एकांत, जहां लोग। ये भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सब नोट्स में है अपने, सब लिखाऊंगा मैंने अगर ये बोल दिया है कि ये नोट्स में है, इसका मतलब है क्योंकि आपकी हिंदी की पूरी किताब मैंने ही लिखी है, जो आपको मिलने वाली है। मिली तो नहीं है? मिल गई तो उसमें है अभी किताब। लाओ किताब दो, अभी बता देता हूं ये कहां पर। नहीं है? कर लिया ना? और किसी के पास होगी, लाओ यार, कोई तो है भला आदमी, लाओ। अभी बताता हूं ये शब्द कहां मिलने वाला है, और घर जाके पढ़ना है आपको। हाँ बेटा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बोलिए। ये पुस्तक है, क्योंकि मुझे पता कौन सा शब्द किस जगह पर है। यहां पर आप देखोगे सब पढ़ा रखे हैं, यहां लिख रखे हैं किताब में। आपकी ये जो रॉयल की सामान्य हिंदी है, इसके अंदर आज घर जाकर के पढ़ना है आपको। ये देखो, विजन यानी एकांत जन रहित, व्यजन यानी पंखा, बिंदी नहीं है इस पे, ओके। और व्यंजन पकवान आदि। और अभी ये व्याध और व्याधि मैंने शब्द पढ़ाए, तो ये बहुत सारे शब्द है। इनको तो आप याद, पेज नंबर नोट कर लो बोले आप चाहो तो 68। हाँ, अब मिल जाएगा घर जाकर के। और अभी ये शब्द पढ़ा है नहीं, आदि आदि, ये भी सारे शब्द। हाँ जी, कहां थे हम? यस, वर्ण को पढ़ा रहे थे, है ना? हाँ, वर्ण पे आ रहे थे, वर्ण शब्द के बारे में। हाँ, भाषा की सबसे लेखन में छोटी इकाई, एक बार मेरे को पढ़ लीजिए दीजिए ताकि मुझे याद रहे क्या लिखा है। लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तथा, आगे लिखिए, तथा उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वापस बोल रहा हूं, शुरू से वापस बोल रहा हूं। लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तथा उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्लियर? ये वर्ण के बारे में मैंने बात बता दी आपको। अब मुझे बताइए, वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? स्वर और लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि। और अगर मान लीजिए प्रश्न यूं आ गया परीक्षा में
पेपर सेटर थोड़ा कम पढ़ा लिखा यूं कह लो, और उसने प्रश्न ये दे दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तब हम क्या करेंगे? देखो पहली बात तो ये प्रश्न गलत पूछा गया, प्रश्न गलत पूछा गया। ऐसी स्थिति में आप वर्ण राइट कर लेना। क्या राइट करोगे? वर्ण, क्योंकि हम बोलते हैं तभी हमें समझ में आता। चलिए अब अगला एक लाइन छोड़ करके हेडिंग डालिए शब्द और लिखिए परिभाषा। वर्णों के सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे क प्लस म प्लस ल इजिकल टू कमल। ऐसे लिखना है। क प्लस का मतलब ये वाला लिखना, यूं नहीं प्लस प्लस। एक बार लड़के ने ऐसे लिख दिया, मैं बोल रहा हूं क प्लस म और वो लिख रहा है यूं, तो ये प्लस नहीं करना अभी। धन क प्लस म प्लस ल बराबर क्या बना? कमल। अब ये कौन है? शब्द बन चुका है, वर्णों का समूह हो गया। क्लियर हो गया? वर्णों का सार्थक समूह। अब एक नोट लिखिए इसी के नीचे, जितने भी नोट है सारे याद करने, और नोट लिखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, यूं लिखना, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। ऊपर से नीचे हेडिंग डाल दो। पहला लिखो सार्थक और दूसरा लिखो निरर्थक। हेडिंग तो क्या मतलब पार्ट लिख दो निर्धन अर्थक। शब्द दो प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, सार्थक निरर्थक। सार्थक का मतलब अर्थ सहित और निरर्थक का मतलब अर्थ रहित, जिसका अर्थ नहीं हो। ठीक है? हो गया कंप्लीट? सार्थक और निरर्थक, अर्थ सहित। सार्थक और निरर्थक का मतलब होता है अर्थ रहित। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला नोट इसी में ही लिखना है, मतलब शब्द वाले टॉपिक में ही लिखना है। अगला नोट लिखिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्लियर हो गया? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। परिभाषा लिखी इसमें, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? जिसका कोई अर्थ होता है शब्द को उसमें, उसे क्या कहेंगे? जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। बात समझ में आ गई? उदाहरण लिख दो इसमें, चाय वाय, आस पास, अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, आमने सामने। दो तीन लिख दो खाली समझने के लिए।
आसपास लिख दो, आमने सामने, ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आमने सामने। हो गया, लिख लिया। अब एक लाइन छोड़ के हेडिंग डाल दीजिए वाक्य, 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 और लिखिए इसमें परिभाषा शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे, और उदाहरण लिखिए, कमल खिल गया, फिर एक और लिख दीजिए, कमल आज जयपुर जा रहा है। इसमें अंडरलाइन करिए। यह कमल क्या है? फूल। और यहां कमल क्या है? व्यक्ति। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्लियर है? और भाषा की सबसे बड़ी इकाई यही है। तो अब हम एक नोट लिखेंगे यहां पर। चलिए, और नोट लिखिए, व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर भाषा की, व्याकरण के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। व्याकरण के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। ओके? अभी तक मैंने जितनी बातें कही है इन सबको कल आप पढ़ के आना अच्छी तरीके से, और जो बची हुई बातें हैं इनको हम कल वापस लिखेंगे। ओके, चलिए।